2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रेयगिरी। आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। कचरा गृह में तब्दील हो गया है औरई बस अड्डा। औराई थाने के ठीक सामने औराई बस अड्डा पर लगा है गंदगी का अंबार। बताते चलें कि औराई बस अड्डे के पूर्वी द्वार पर प्रशासन द्वारा पकड़ी गई है, वो भी उसी द्वार पर खड़ा कर दिया गया है, जिसके कारणवश परिसर में नहीं जाती, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। औराई चौराहे से लेकर पोस्ट ऑफिस के सामने तक वाहन खड़े हैं, जिसकी बदौलत वहां गंदगी का ढेर लग गया है। जब हमने लोगों से पूछा तो सबने कहा कि ये गंदगी परिवहन विभाग की वजह से है। जब हमने बस अड्डा के प्रांगण में जाकर जायजा लेना चाहा तो वहां की जो दशा थी वो हैरान कर देने वाली थी। बस चालक समेत सभी यात्री, यहाँ तक कि परिसर में बने प्रसाधन में ताला नजर आया। वहीं लोग खुले में पेशाब करने के लिए विवश हैं। ऐसा कहना है उन यात्रियों का। बताते चले कि कैंटीन से जो कचरा निकलता है वो वहीं खुले में ही फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बुरा दुर्गंध उठता है। वहां अनजाने में भी लोग पहुंच जाते हैं, जैसे तैसे सांस रोककर बड़ी तीव्र गति से उस दुर्गंधित वातावरण से अपने आप को दूर लेकर भागते हैं। जब हमने परिवहन विभाग के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि गंदगी का मुख्य कारण पुलिस द्वारा पकड़ी गई वाहन है, जो सड़क किनारे खड़ा कर दिए गए हैं। उसी के आड़ में लोग कचरा फेंक दिया करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि परिसर में जगह जगह प्राचीर पर लिखा गया है कि यहाँ पेशाब करना मना है, पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना है। ठीक उसी जगह विभाग द्वारा कचरा फेंका जाता है और विभाग के लोग ही पेशाब भी करते हैं। वहीं एक हैरत अंगेज बयान कैंटीन वाले ने कहा कि सरकार द्वारा लाखों रुपए का टेंडर मांगा जा रहा है, जिसकी बदौलत अभी तक शौचालय परिसर का टेंडर नहीं हो पाया है। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाकर भारत को स्वच्छ बनाने की बात कर रही है, लेकिन जिम्मेदार के निकम्मेपन की वजह से यहाँ की तस्वीर ही कुछ अलग है। गंदगी का कारण जो भी हो, एक बात तो साफ है कि अगर इसी प्रकार से गंदगी का अंबार लगा रहा तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ सकता है। अभी हम कोरोना जैसे भयावह विनाशकारी बीमारी से पूर्ण रूप से निजात नहीं मिला है, फिर भी इस प्रकार के गैर जिम्मेदार रवैया देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में एक और बेहद खतरनाक बीमारी को दावत दे रहा है, ये दुर्गंधित कचरा का ढेर। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। आप कैंटीन चलाते हैं इस जी। परिसर में। जी। आप देख रहे हैं कि यहाँ परिसर में इतनी गंदगी बची हुई है जो कि आपके कैंटीन द्वारा निकली हुई है, और पूर्वी सिरे से जो जौनपुर से गाड़ी आती है यहाँ परिवहन विभाग की, ये बस अड्डे के अंदर नहीं आ पाती। इसका क्या कारण है? कारण बस आगे जाम है, रास्ता आना जाना इससे हो नहीं पा रहा है, गाड़ियाँ आ नहीं पा रही, गाड़ियाँ बहुत परेशान हैं। गाड़ी खुद कई बार शिकायत की गई थाने में, लेकिन थाने वाले अपनी गाड़ी हटवा ही नहीं रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि जो जौनपुर से गाड़ी आती है वो बस अड्डे में नहीं आ पाती, वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना गंदगी है कि वहाँ से कोई आने की बात छोड़ दीजिए, क्षण मात्र के लिए ठहर नहीं सकता। गाड़ी गंदगी से नहीं आ रही है, गाड़ी वहाँ जाम रास्ता है, जो बसें खड़ी हैं वहाँ, उससे गंदगी हो रही है। आपके पीछे जो शौचालय दिख रहा है सार्वजनिक प्रसाधन, वो अभी चालू नहीं हो पाया है। वो सरकार खुद ही टेंडर अभी उसकी नहीं हुई है, सरकार अभी दी नहीं है, किसी को जिम्मेदारी किसी को नहीं दी है, तो वो ताला बंद है। माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के आस्था का केंद्र त्रिवेणी संगम राजिम में मांगी पुनी मेला का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ने किया। यह मेला 16 फरवरी से 1 मार्च तक शिवरात्रि तक चलेगा। गरियाबंद जिले के राजिम माघी पुन्नी मेला का मुख्य मंच से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के साथ मौके पर ताम ध्वज साहू संस्कृति मंत्री, कवाशी लखमा अखबारी मंत्री व राजीव विधायक अभितेश शुक्ल, धनेन्द्र साहू विधायक अभनपुर मौके पर उपस्थित रहे। मुख्य मंच में दीप प्रज्वलित कर आयोजन के शुभारंभ करने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भगवान राजीव लोचन का दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।
वह मेले में जिले के शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर त्रिवेणी संगम स्थित नदी में गंगा आरती में सम्मिलित हुए। भव्य मंच ने सैकड़ों के जन सैलाब को संबोधित करते कहा कि प्राचीन धार्मिक नगरी की संस्कृति व आस्था को सजाने प्रदेश सरकार के द्वारा मेले का आयोजन किया गया है। हम सभी धार्मिक मेले से एक सीख लेकर जाएं व धर्म के प्रति लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित भी करें। हमारे आस्था का केंद्र है, आत्मा का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, पर्यटन केंद्र है और ऋषि मुनियों सबका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस है। ऐसा ये राजिम पुन्नी मेला है। यहाँ के हम लोगों को बड़े अपने आप में शुद्धता महसूस होते हैं, गौरवान्वित भी होते हैं और थोड़े अपने पाप को कम करके भी जाते हैं। इसलिए हमें आना बहुत अच्छा लगता है और आप लोग सब लोग यहाँ आते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा पहुँच पाते हैं, ये मेरा कहना है। संतों की उपस्थिति पे आपने चिंता जाहिर की। स्वाभाविक है को जो उपस्थिति कम दिखी उस पर चिंता जाहिर की आया कि सारा मौसम भी चाहे और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। साधु उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो मैं चुनाव के लोग नहीं आया। सरकार की संत बुलाया जी, सरकार की मंशा के संत बुलाना है। नहीं, साधु संतों आने बाहर के कभी कभी शंकरा चाहते थे, अभी हैं, आए थे, आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आएंगे। शासन की भी मंशा है कि जो शुद्ध रूप से साधु हैं, को छत्तीसगढ़ से प्रेम है, जो छत्तीसगढ़ की आस्था विश्वास रखते हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझते हैं, ऐसे समस्त बाहर साधुओं को भी आमंत्रित करते रहेंगे। 4 साल में सबने काफ़ी बदलाव किए हैं मेले में। आने दिनों में आप कहाँ इसमें? मैं तो इसकी ऊंचाई बहुत आगे तक देखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि विदेशी लोग के देखिए यहाँ क्या होता है, वो समझें कि यहाँ क्या मिलता है, तब इस असली आगे आएगी। जी राज्य नगर पालिका एवं नगर परिषद जिला गुना में जो वर्तमान में पार्षद उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष चयनित हुए थे, उनके द्वारा जनमानस को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा रहा है। फॉन्से की बैठक आयोजित की गई है एवं बैठक के दौरान अभी तक रिहायशी इलाके सड़क से 100 मीटर के दायरे में स्थापित किए गए क्रशर प्लांट के ऊपर की कई कार्रवाई, इससे संबंधित पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन तथा अभी तक सील किए गए क्रशर प्लांट वर्तमान में पूरी तरह बंद है आदि से संबंधित समीक्षा की गई एवं एनजीटी के पत्र के आलोक में वैसे क्रशर प्लांट जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है, उनका रिपोर्ट अगले दिन ही कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज हेमंत सती, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। नगर पालिका एवं नगर परिषद जिला गुना में जो वर्तमान में पार्षद उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष चयनित हुए थे, उनके द्वारा जनमानस को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा रहा है। पालिका एवं नगर परिषद जिला गुना में जो नवीनतम पार्षद उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष चयनित हुए थे, उनके द्वारा जनमानस को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाया जा रहा था। वर्तमान में सभी नगर पालिकाओं में प्रशासन नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसके कारण आजमन को शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उन पर अपने अपने विभाग की कई जिम्मेदारियां पूर्व से रहती हैं, जिसके कारण वो नगरीय क्षेत्र आजमन के कार्य को समय नहीं दे पाते हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायतों में सरपंचों को अधिकार वापस दिए हैं, उसी प्रकार नगर पालिका एवं नगर परिषदों में पूर्व में चयनित पार्षदों और उपाध्यक्षों एवं अध्यक्षों को अपने अधिकार वापस प्रदान करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जनता के सम्मान में, ताकि मध्य प्रदेश शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं को हम लोगों के द्वारा आसानी से आजमन के बीच पहुंचाया जा सके और शहरी क्षेत्र विकास की सतत प्रक्रिया पुनः चालू हो। बताओ ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया क्या? जैसा कि आप सबको पता है कि नगर पालिकाओं में सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। चूँकि पार्षदों की एक जो जिम्मेदारी होती है, नए चुनाव हुए नहीं है तो हम लोग अभी निवर्तमान पार्षद के रूप में भी काम कर रहे हैं। जनता हमारे पास आती है,
पार्षद के द्वारा जितनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो आसानी से आम जनता के बीच पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हमें ये समस्या देखने में आ रही है कि हम जो शासन की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारी शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि जिस तरह उन्होंने पंचायतों में सरपंचों को अपने अधिकार वापस दिए हैं, उसी तरह शहर के विकास के लिए, वार्डों के विकास के लिए हम सब भी ये मांग करते हैं कि हम जितने निवर्तमान पार्षद हैं, जब तक नवीन चुनाव नहीं होते तब तक हमें समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस का राज्य में सुचारू रूप से संचालन की समीक्षा बैठक के बलरामपुर जिला को अच्छा कार्य करने हेतु दी गई सराहना। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के पुलिस कप्तान रामकृष्ण साहू के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा किए गए कार्यों का राज्य स्तर पर सराहना किया गया। रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट भारत सरकार के पुलिस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है और इसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। एनआईसी और आईआईटी मद्रास संयुक्त रूप में अनुसंधान और विश्लेषण गतिविधियों के साथ साथ परियोजना के डिजाइन, विकास, प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिले में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से संचालन और ऐप ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। RIAD के जुड़े सभी विभागों के लिए सिंगल यूनिट प्लेटफॉर्म है, जिसमें दुर्घटना की जानकारी आसानी से प्राप्त किया जाता है। IRAD ऐप में कोई भी नई दुर्घटना की पूरी जानकारी को दुर्घटना स्थल पर जाकर एंट्री किया जाता है। उसके बाद पुलिस विभाग दुर्घटना से जुड़े वाहन का रिक्वेस्ट परिवहन, जिस रोड में दुर्घटना हुई है उस विभाग को रिक्वेस्ट भेजा जाता है और जुड़े जानकारियों को भरा जाता है। दुर्घटना से जुड़े मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर द्वारा ऐप में जानकारी भरी जाती है। इस ऐप में कोई मरीज हॉस्पिटल में आता है तो मरीज के सहयोगी टोकन काउंटर में मरीज का नाम रजिस्टर करवाता है। उसी प्रोसेस को हॉस्पिटल के कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मरीज की जानकारी ऐप में एंट्री करती है तथा तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन को ऐप के माध्यम से सूचित करता है। राज्य स्तरीय बैठक में IRAD प्रोजेक्ट छेगा के संजय शर्मा राज्य नोडल ऑफिसर के द्वारा 16 फरवरी 2022 को ऑनलाइन संचालक किया गया। इस बैठक में IRAD से जुड़े बलरामपुर के उप नोडल अधिकारी राजेंद्र साहू और सभी विभागों के नोडल ऑफिसर और जिले के DRM उपस्थित थे। विभागों के मासिक कार्यों का अवलोकन किया गया। बलरामपुर जिले का कार्य बहुत अच्छा रहा, जिसकी सराहना की गई। बलरामपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला है। नक्सल प्रभावित जिले में जनता और पुलिस के बीच इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए यह कैलेंडर जो है पुलिस द्वारा तैयार कराया गया है और अत्यंत खुशी की बात है कि आज इसका आप सबके हाथों जो है इसका विमोचन हुआ, जनता के लिए समर्पित हुआ। तो ये जनता के लिए जाएगी। इसमें नक्सली आत्मसमर्पण भी करते हैं तो ऐसी स्थितियों में उनको क्या लाभ मिल सकता है उसकी भी जानकारी है। इसमें पुलिस से संबंधित नंबर की जानकारी है, कैलेंडर होने से दिनांक की जानकारी है, छुट्टी की जानकारी, इस तरीके से जो है उसमें सभी चीज़ को समाहित किया गया है। साथ में फोटोग्राफ जो है सेलेक्ट करके लगाए गए हैं, जो राष्ट्रपति भवन के फ़ोटो हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ोटो हैं, साथ ही देखें हाई कोर्ट के फ़ोटो है और मंत्रालय का फ़ोटो, राजभवन फ़ोटो, जिससे ये लोगों के लिए जानकारी विषय हो। जिला कार्यालय हमारा कैसा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय कैसा दिखता है, तो ये जन जन तक जाए, ये इसका उद्देश्य रहा है, जिससे पुलिस और जनता के बीच जो है और भी प्रगाढ़ स्थितियाँ हों और हमारा नंबर जन जन तक पहले जहाँ जहाँ कैलेंडर रहेगा वहाँ जो है पुलिस के लिए ये नंबर भी उपलब्ध रहेगा। और ये योजना ऐसा जो शासन की योजनाएं हैं नक्सल आत्मसमर्पित जो है उसके संबंध में जानकारी हो और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठाए। स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा के विरोध, अब NSUI ने घेरा जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस। वहीं शासन के निर्णय के बाद अब होगी ऑनलाइन परीक्षा।
ऑफलाइन परीक्षा को लेकर लगातार विरोध के बाद अब शासन द्वारा लोकल परीक्षाओं को ऑनलाइन पद्धति मोड पर कराने का निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले लगातार छात्रों के पालकों द्वारा भी ऑफलाइन मोड परीक्षा का विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में छात्रों के साथ एनएसआई की टीम मौके पर पहुंची और ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा कराने का विरोध किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के सहायक संचालक अजय कौशिक को ज्ञापन सौंपते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि छात्राओं को परीक्षा को ऑनलाइन मोड पर कराया जाना चाहिए, क्योंकि साल भर पुराने की वजह से स्कूल बंद हैं और जब भी स्कूल खुले हैं तब सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, जिससे छात्रों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। और ऐसे में अगर स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई तो छात्रों का नुकसान होना तय है, इसलिए ऑनलाइन मोड से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। आज हम लोग जो सभी स्कूली छात्र हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से सड़कों में नजर आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग करते हुए, जिसका आज एनएसयूआई के नेतृत्व में पूरे सभी समस्त विद्यालयों के छात्रों के साथ हमारे डीओ सर को ज्ञापन सौंप निवेदन किया गया, जिसका निराकरण तुरंत ही हुआ कि जितने होम एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन पद्धति से लिए जाएंगे। और जब जब एनएसयूआई कुछ मांग करती है, ये पहली सरकार है जो भूपेश बघेल जी की सरकार है जो छात्र हित में निर्णय लेती है, और आज भी उसी प्रकार से छात्र हित में निर्णय हुआ है और सभी छात्र इससे भूपेश सरकार के फैसले से बहुत खुश है। और माननीय भूपेश बघेल जी का, छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों की ओर से। और आगे भी 10वीं 12वीं का जो एग्ज़ाम में निर्णय लेने का चल रहा है, उसमें भी हमको उम्मीद है कि जो भी सरकार फैसला लेगी छात्र हित में फैसला लेगी। आप बोलते हैं कि छात्र हित में सरकार फैसला ली, बार बार आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, ये कैसे छात्र हित में फैसला लेती है सरकार? और फिर जब आप लोग हंगामा करते हैं और रोड में उतरते हैं तब सरकार घुटने टेकती है। सबसे पहली बात कि छात्र हैं, छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वो रोड में आना पड़े, चाहे वो किसी दफ्तर का घेराव करना पड़े। और भूपेश बघेल जी की शुरू से हम सभी छात्रों को, जो छात्र नेता हैं, उन्हें यही प्रेरणा मिली है कि अपने हक की लड़ाई आप स्वयं लड़ें, और जो कि आज छात्र ने लड़ी है और छात्र हित में भूपेश सरकार जी का निर्णय आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पालकों और छात्रों की मांग पर शासन ने पहले ही विभाग से सुझाव लिया कि ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए या नहीं, लेकिन लगातार शिकायतों और विरोध के बाद अब बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी लोकल परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर लेने का निर्णय लिया गया। उसमें जॉइंट डायरेक्टर बिलासपुर ने पहले निर्देश जारी कर चुके हैं कि स्थानीय परीक्षाएं बोर्ड को छोड़ के सभी ऑनलाइन किया जाएगा। ये छात्रों जो आए थे उनकी क्या मांगे थी? इनकी भी यही मांगे थी कि स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाइन हों। ऑलरेडी इसमें निर्देश जारी हो चुके हैं। क्या होगा जिले में? उसको पालन करना होगा स्कूलों को। तो ये बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी? नहीं, बोर्ड की परीक्षाएं तो बोर्ड का जैसा निर्देश है उसके अनुसार होगी। स्थानीय परीक्षा होगी। ठीक है। आज की बड़ी खबर जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत डाबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोडिया से। शिक्षक के अभाव में स्कूल बंद कर छात्र छात्राएं बैठे धरने पर। ब्लॉक के उच्च अधिकारियों की लापरवाही। स्कूल में बच्चे तो हैं पर नहीं है शिक्षकों की व्यवस्था। हमारी मांगें पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो। हमारे आंदोलन में सहयोग दो। विकास खंड डोबरा के अंतर्गत के शासकीय उनियान पूर्वा माध्यमिक शाला कोडिया का मामला। बच्चों की खोज खबर लेने अभी तक नहीं पहुंचे जवाबदार अधिकारी। शिक्षा दो, शिक्षा दो, शिक्षा दो। हर विद्यार्थी की यही पुकार, शिक्षा चाहिए अपनी बार। हर विद्यार्थी की यही पुकार, शिक्षा चाहिए अपनी बार। पुलिसकर्मी के हौसले और जज्बे को सलाम। अगर हिम्मत और हौसला है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है। ऐसे ही हिम्मत और हौसले के दम पर एक पुलिस कांस्टेबल विगत 17 सालों से एक हाथ के दम पर पुलिस की नौकरी सफलतापूर्वक कर रहे हैं।
इंदौर में ड्यूटी के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें एक हाथ गंवाना पड़ा। हादसे के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो जिंदगी भर परेशानियां उठानी पड़ेगी। एक हाथ से कैसे पुलिस की नौकरी होगी और कैसे जीवन चल पाएगा, लेकिन परिवार ने हौसला बढ़ाया और इस हौसले को वरिष्ठ अधिकारियों ने आगे बढ़ाया। उसके बाद तो जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी है सीहोर के पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार राव की। वे पिछले 17 वर्षों से एक हाथ से पुलिस की नौकरी शानदार तरीके से कर रहे हैं। दरअसल मनोज कुमार राव 2005 में इंदौर गए थे, तभी ड्यूटी के दौरान उनके साथ हादसा हो गया। इस हादसे में उन्हें अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। उनसे चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हादसे के बाद ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी भर परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन ऐसे वक्त में परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों का संबल काम आया और अब जीवन बेहतर चल रहा है। मनोज कुमार राव पिछले 27 वर्षों से सीहोर में रहकर पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा से ही उन्हें सहयोग मिलता रहा और उनकी हौसला अफजाई में मैं अपनी ड्यूटी कर पा रहा हूँ। एक हाथ गंवाने के बाद भी वे अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभा रहे हैं। हालांकि अधिकारी उनकी ड्यूटी ऐसी जगह ही लगाते हैं जहां मनोज कुमार राव को ज्यादा परेशानियां ना आए। सर क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार राव। सर सीहोर में आप कितने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं? जी सीहोर में मुझे 27 ईयर हो गए हैं। यह सीहोर में ट्रेनिंग के बाद में कम से कम 25-26 साल हो चुके हैं। सर ये जो हादसा आपके साथ में हुआ है तो कब हुआ और कैसे हुआ था? ये सर क्या है 2005 में ड्यूटी दौरान इंदौर वगैरह गए थे तो वाहन द्वारा ये हादसा हुआ था। जब से डीआरपी लाइन सीहोर में ही पदस्थ हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं होती ड्यूटी करने में सर? नहीं, अपने अधिकारियों के सहयोग से सब बढ़िया अच्छी ड्यूटी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। आप तरफ से भी कुछ सहयोग मिलता होगा ड्यूटी में? बढ़िया नहीं, परिवार के पास में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सहयोग बढ़िया, परिवार का भी सहयोग है, सब साथ हैं। कब आपको ड्यूटी दौरान परेशानी आती है, इस स्थिति में कैसे आप करते होंगे? आरकेएम पावर प्लांट को क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने लगाया जुर्माना। आरकेएम पावर प्लांट के क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने लगाया 79,44,000 का जुर्माना। जुर्माना नहीं पटाने पर दूसरा नोटिस किया जारी। आरकेएम पावर प्लांट ने माल खरोदा, जयजयपुर, ढाबरा के गांवों में अवैध राखड़ डंप किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने डंप किए गए स्थल का निरीक्षण किया। कुछ जगहों में प्रदूषण की स्थिति पाई गई, कुछ जगहों पर राखड़ डंप पर मिट्टी से ढका गया पाया। 10 फरवरी को दूसरी नोटिस जारी किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।